सत श्री अकाल, आदाब अर्ज, नमस्कार, जय हिंद। मैं अमिताभ जोशी, फाउंडर स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रांड। हिंदुस्तान कैसे स्मार्ट बन सकता है, कितने दिनों में, कितने सालों में, यह एक अटूट सिलसिला है। और स्मार्ट की क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है, कौन वो शख्सियतें हैं, कौन वो लोग हैं, कौन वो पर्सनालिटीज है जो हिंदुस्तान को फिर से स्मार्ट बना सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं कल्पनाओं में, सोने की चिड़िया, सुपर पावर या फिर जगत। 75 साल से हम केवल पॉलिटिक्स के भरोसे हैं। पॉलिटिक्स ने डेमोक्रेसी को जनाब कहीं कहीं डैमेज कर दिया है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहीं कहीं डैमेज हो गई है। तो इनको कंट्रोल आखिर कौन करेगा? वे लोग जो ग्लोबल ब्रेन है, जो समाज के भीतर जीते हैं, जिंदगी की हर नई सुबह के साथ नई जंग लड़ते हैं। उनमें इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल है, सोशल वर्कर शामिल है, और उनमें आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह के लोग शामिल हैं। तो इस तरह के विलक्षण और प्रतिभावान लोगों से बातचीत का, संवाद का सिलसिला हमारा निरंतर जारी है। हमने नेक्स्ट सिटी उदयपुर में ऐसे ही कुछ वुमेन से एक्सीलेंट संवाद किया। उसके बाद हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर गए। वहां से हमने सार्थक बातचीत की। हाड़ौती की राजधानी कोटा में हमने संवाद किया। और आज हम वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा का एक ऐसा ही ओस्वाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ा ग्रुप है, बड़ा बिजनेस ग्रुप है, जो इंडिया में नहीं अब्रॉड भी है। उस ग्रुप की डायरेक्टर और निर्मला देवी के नाम से सोशल ग्रास रूट पे काम कर रहा है एक फाउंडेशन की फाउंडर एकता ओस्तवाल के साथ है। एकता ओस्तवाल दिखावे का या प्रदर्शन का काम नहीं करती। एकता ओस्तवाल जो भी करती है जिद, जुनून और पूरी लगन के साथ करती है। और इस एज में वो समाज के अभावग्रस्त वंचित लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनके घरों तक या जिनके खेत खलिहानों तक आजादी के 70 साल बाद भी सोने की रुपहली किरण नहीं पहुंची, उनके लिए काम करती है। तो आपका एकता जी हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। एकता ओस्तवाल की लाइफ का ओवरऑल विजन क्या है? क्योंकि जिंदगी एक जय यात्रा है, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। हार है, जीत, सफलता है, असफलता है, उम्मीद है और नाउम्मीद है। अब क्या करना चाहती है आखिर? मेरा विजन ये है कि लाइफ में अगर अपने हाथों से जितनों का भला कर सके उतना करें। भगवान का फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन है तो उसका सही उपयोग करें, ताकि नीचे तबके के लोग हैं उनको हम ऊपर उठा सकें, उनके बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा के देश के लायक बना सकें। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मतलब मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं होता, पेरेंट्स भी छोड़ देते हैं। उनके लिए भी हम कुछ कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें। और बहुत सारी चीजें। समाज सेवा के सपने का पल्लवन एकता के मनोमस्तिष्क में हुआ कैसे? क्या यह वंशानुगत है, हेरोडेटिक है, या एक नई शुरुआत है समाज सेवा के रैम पर? मेरे को शुरू से खुद में मन में इच्छा थी कि मैं किसी पीड़ित आदमी को देखती, पीड़ित किसी जानवर को भी देखो तो मन में ऐसी करुणा भाव आती कि काश मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। ये मेरे बचपन से ही है ये फीलिंग। निर्मला देवी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? इसका सफर कहां तक पहुंचा? क्या क्या काम हो रहा है इसमें? 2007 में निर्मला देवी सेवा संस्थान का फॉर्मेशन हुआ और आज 2023 है। हम लोग इसमें बहुत सारे काम करते हैं। हर महीने अभी हम डेली मेडिकल कैंप, हर महीने में एक मेडिकल कैंप लगाते हैं अलग अलग गाँव में जाके। पास पास में गाँव में भिलवाड़ा में भी लगाते हैं, पर गाँव में हम लोग का ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। लोग डॉक्टर्स वहाँ चले जाते हैं तो उनका उनके लिए इजी हो जाता है। मेडिकल कैंप में किस तरह की सेवाएं होती है, किन बीमारियों फ्री के ऑपरेशन, आंखों के फ्री ऑपरेशन कराते हैं हम लोग, उनके चश्मे भी फ्री कराते हैं। और जो भी उनकी बीमारियां होती है बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स जाते हैं, उनकी दवाइयां फ्री कराते हैं हम लोग, और सर्जरीज जो भी होती है वो फ्री करवाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप निरोग हैं और आपका स्वास्थ्य अति सुंदर है तो जीवन में मानो आपने सब कुछ पा लिया है। और इसी को, सपने को संपूर्ण करने के लिए एकता ओस्तवाल अपने फाउंडेशन के माध्यम से भीलवाड़ा जिले के जो छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में समय समय पर कैंप्स का आयोजन करती है। अब तक कितने कैंप? अब ऐसे नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, लगभग मतलब बहुत सारे, मतलब हर कैंप में हम लोग के गांव में ऊंचा में करते तो 800 से 900 पेशेंट आते हैं। एक ही 2 दिन का रहता है जब भी रहता है,
वहाँ खाना पीना नाश्ता वो सब भी वही रहता है। नंबर ऑफ कैंप्स तो मुझे गिनने पड़ेंगे। फाउंडेशन की इतर गतिविधियां बहुत सारे फूड पैकेट्स बांटते हैं गरीबों में, और कोई भी ओकेजन होता है, वुमेंस डे हुआ, चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे हुआ, इसमें हम लोग जैसे योगा क्लासेस है, सुबह योगा सेशन करा दिया, और इस फाउंडेशन के अलावा क्या और भी सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ा हुआ है? हाँ, जैसे मैं महावीर इंटरनेशनल कनेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 5 साल से मैं महावीर इंटरनेशनल कनेक्ट की प्रेसिडेंट रही, जी और अभी मैं उसके बाद मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर भी हूँ, और थैलेसीमिया रिलीफ सोसाइटी उसकी भी प्रेसिडेंट हूँ। थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए हम लोग फंड अरेंज करते हैं। जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने का बहुत महंगा खर्चा होता है, तो वो भी हम लोग करते हैं। हेल्प करते हैं। महावीर इंटरनेशनल में एज ए प्रेसिडेंट क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है? नया हमने कोई काम किया है जो पुराने प्रेसिडेंट ने नहीं किया? पहली में ही, वो तो पुराना तो कोई अच्छा, बात ही आप नहीं इसकी है। पहली प्रेसिडेंट हाँ, हैं। हमने बहुत नाम कमाया भीलवाड़ा में। जी हमने सब सब जाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। महावीर इंटरनेशनल महावीर इंटरनेशनल हमने क्या किया, हमने एक भीलवाड़ा डांस कार्निवल आयोजन किया। ये आज तक ये भीलवाड़ा में आपने नहीं देखा किया। होगा कि ये सेकुलरिज्म की अवधारणा भी इनके भीतर बनती है। धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं और जातिवाद की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। ये पहली बार है कि महावीर इंटरनेशनल जैसी संस्था, उसमें इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को, जो एक्सीलेंस है, जो वर्कर है, जो काम करना चाहते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की। हमने उसमें सारे समाज के लोगों को एक डांस कार्निवल किया, भीलवाड़ा डांस कार्निवल भीलवाड़ा टाउन हॉल में किया था हमने। उसमें इतना अच्छा रिजल्ट रहा, मतलब पूरा न्यूज़पेपर अगले दिन का पूरा हम लोग के फोटोज और इन सब से ही भरा हुआ था। सबको बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कभी होता नहीं कि सब अपने अपने समाज के, ठीक है अग्रवाल आ गए, महेश्वरी आ गए, जैन आ गए, ऐसा नहीं किया। हमने सारे ब्राह्मण से लेके जो भी है, जिसको भी इंटरेस्ट है, उनको हमने बुलाया, अपनी परफॉर्मेंस दी उन लोगों ने, और हमने फिर अच्छी सी प्राइस अमाउंट भी रखी थी। तो इससे एक मैसेज आता है समाज में कि आप एक ही धर्म को नहीं लेके सारे समाज, पूरा देश के लिए एक अच्छा मैसेज आता है। ये भी किया था हमने। और एक एग्जीबिशन तो खैर सभी नॉर्मल करते ही हैं। ये सबसे बड़ा और डिफरेंट प्रोग्राम हमने किया था। आज तक भीलवाड़ा में तो आज तक किसी ने नहीं किया ये। देश के भीतर एक बात हो रही है कि एजुकेशन को लेकर के बहुत संक्रमण है, शिक्षा में बहुत संक्रमण आया है। और एक जमाना था जब थाईयान, हेनसांग इनसे शिक्षा ग्रहण करने भारत आते थे। अब हमने अपने बच्चों को 7 समुद्र पार भेज दिया है, और हमने अपने बच्चों को फौज में मेजर जनरल बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कॉर्पोरेट बना दिया, अच्छे अच्छे बना दिया। लेकिन एक अच्छा नागरिक तैयार करने की कोई यूनिवर्सिटी देश में नहीं है। और जैन समाज का अपना एक प्रोटोकॉल है सामाजिक आचार विचार विवाद का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे जैन दर्शन कि नैतिक शिक्षा जो है वो समाज में कितनी है? हमारे जैन दर्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले घर से शिक्षा शुरू होती है। बच्चों को आप शुरू से ऐसी परवरिश दो, ना वो गलत रास्ते जाए। चाहे आप किससे भी लोगों के साथ रहो, चाहे आपके साथ कोई आदमी ड्रिंक कर रहा हो, बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, है ना, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, तो अपने संस्कार ऐसे होते हैं बच्चों में कि वो उस रास्ते जाता ही नहीं है। मतलब वो सबके साथ रहते हुए भी, भीड़ में रहते हुए भी अपनी अलग ही वो पहचान रखता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं है, और हो सके तो मैं दूसरों को मोटिवेट करूँ कि इस रास्ते नहीं जाना है। मतलब ये ओसवाल अपने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की भी आप डायरेक्टर हैं। इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है और क्या क्या काम है इनके? ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हम लोग के फर्टिलाइजर के यूनिट्स हैं, मेघनगर में, सागर में, अभी महाराष्ट्र में भी प्लांट लगा रहे हैं वहाँ पे, बिरला सीमेंट का वहाँ पे, और चित्तौड़ में भी है, भीलवाड़ा में भी है। हमारा फूड कमोडिटीज का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी है, जिसमें धनिया, मेथी, जीरा ये सब होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। और रियल एस्टेट में भी है। और बाकी निर्मला देवी ओसवाल सेवा संस्थान है जो हमेशा गरीबों की सेवा। ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो पूरा ग्रुप है, हम्म, और दूसरा आप समाज सेवा के नाम पर काम कर रही है, इनकी क्या हेल्प रहती है उसमें, इन चीजों को, समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग का एक CSR फंड होता है जी, वो हम लोग यूज करते हैं अच्छा। जितना हो सके। देश भर में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत हल्ला मचा हुआ है। मीडिया अपना राग लापता है, एनजीओ अपना राग लापते हैं, और सरकारें अपना राग लापती हैं। बैलेंसिंग थॉट क्या है वुमेन एम्पावरमेंट?
कि आज़ादी के 70 साल बाद भी वुमेन एम्पावर्ड नहीं हुई है? अब बहुत चेंज आ गया अभी से एजुकेशन से। अब वुमेन्स खूब एम्पावर हुई है। बस ये है कि जो नीचे तबके के हैं जिनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, वो ऊपर नहीं आ पाती। बाकी आज की डेट में सब अपने अपने बच्चों जो सक्षम हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनको सही गाइडेंस भी करते हैं, वो दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। बट अभी थोड़ा पॉपुलेशन, अभी पॉपुलेशन देश की बहुत है, इस हिसाब से थोड़ा सा रहेगा वुमेन का। एजुकेशन में आप कुछ नया करने जा रही है, कुछ असाधारण बच्चों को या हाँ 50% जो विमर्दित बच्चे हैं हाँ। उनको लेकर के एक नया प्रयोग है, क्या प्लानिंग है? जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, एक तो पूरे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका तो कोई मतलब आप सिखाओ नहीं सिखाओ समझ में ही नहीं आता है। जो 50% ब्रेन जिनका चलता है, 60% उनके साथ क्या प्रयास करना पड़ता है, एक ही चीज को जैसे 10 बार बतानी पड़ी तो 10 बार बताई, 11वीं बार जाके उनको दिमाग में घुसेगा कि हाँ ये चीज ऐसे। तो ऐसे उनके लिए प्रैक्टिस करने, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग होती है, वो सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे उनकी डेली लाइफ में वो कम से कम खुद खा इतना अर्न कर लें कि खुद का भूखे नहीं रहे, फैमिली में बोझ भी नहीं रहे और अपना समय भी सही तरीके से व्यतीत कर सकें। इसके लिए हमने एक स्कूल स्कूल बोले तो एक स्कूल ही बोलिए, वो हम लोग चालू करने वाले हैं। उसका बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस बिल्डिंग का।